नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे देश के और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के समापन की। आपको बता दें कि महाकुंभ एक ऐसा आयोजन था जिसमें सैकड़ों करोड़ लोगों के आने की बात की गई थी या उम्मीद की गई थी। खैर, लगभग 60-65 करोड़ लोग स्नान कर चुके, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार और वहाँ की जांच एजेंसियों का दावा है। खैर, इस बीच में आपको बता दें कि महाकुंभ स्नान मैं भी करके आया हूं और आप मीडिया में भी चीज़ें देखी होंगी और हमारे चैनल पर भी महाकुंभ से जुड़ी कहानियां और महाकुंभ को लेकर जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनकी क्या विचारधारा थी, किस प्रकार से महाकुंभ का प्रारंभ हुआ, उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि कब से महाकुंभ लगाया जाता है या कुंभ जो है उसको उसका आयोजन पृथ्वी पर किया जाता है। वेदों में भी इसका कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, यानी कि कब से हो रहा है, हल्का फुल्का मिलता भी है तो उस बहुत ज़्यादा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके आयोजन की उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी जाती है कि मंथन हुआ और उसके बाद उसमें से अमृत निकला। जब उस अमृत को लेकर लोग जा रहे थे तो वहाँ पे 4 बूंदें गिरती हैं, एक आपका प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और एक हरिद्वार में। तो इस प्रकार से 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखा जाता है। खैर, बात करें उत्तर प्रदेश विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या गैर भाजपाई जो लोग लगातार हिंदू सनातन परंपरा पर उंगलियां खड़ा करते रहे। खैर, खड़ा करते करते अखिलेश यादव खुद जाकर स्नान किए, हरिद्वार गंगा में भी डुबकी लगाई और आके प्रयाग में भी डुबकी लगाई और पूरा प्रशासन का उन्होंने लाभ भी उठाया। प्रशासन ने उन्हें एक पूर्व मुख्यमंत्री की तरह, जैसे उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, व्यवस्था दी जानी चाहिए, ले जाकर एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। महाकुंभ में भगदड़ के चलते कुछ लोगों की मौतें भी हुई, उस पर भी लेकर सवाल उठाए गए। थोड़ी अभी हम बात करेंगे। समापन तो हो चुकी है क्योंकि 26 फरवरी को लास्ट था और मैं खुद वहाँ पे स्नान करके आया हूँ और उसके वीडियोज़ भी आप देख रहे हैं। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आप ये महाकुंभ महाशिवरात्रि के रात 9:30 से लेके 2 बजे रात तक के वीडियोज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। खैर, अब बात करेंगे विदेशी मीडिया ने क्या बात की, क्या लिखा महाकुंभ के बारे में। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, महाकुंभ मेले में अमेरिका की पूरी आबादी से ज़्यादा तीर्थयात्री आए थे। अनुपात है कि बीते 6 हफ्तों में आधा अरब लोग आए थे। इसके बारे में तीर्थयात्रियों का मानना है कि इससे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए लड़ाई के दौरान एक घड़े से अमृत की बूंद गिरी। यह बूंद जिन 4 जगहों पर गिरी थी वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। ये आपका 23 फरवरी 2025 को द वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा गया था। CNN वर्ल्ड ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के समापन पर करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में स्नान किया। पिछले 45 दिनों में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ उत्सव में शामिल हुए। यह रंगों और आस्था की अभिव्यक्ति का एक शानदार नजारा है। श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति के लिए 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने आए थे। फ्रांस का जो फ्रांस 24 करके एक चैनल है जो वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी चर्चित है, तो इसमें लिखा गया कि 2 भगदड़ की घटनाओं में दर्जन लोगों की मौत के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ त्यौहार का प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी ने एक जीत के तौर पर स्वागत किया। इससे हिंदू संरक्षक के तौर पर गढ़ी उनकी छवि को बल मिला है। मोदी और उनके सहयोगी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों का कहना है कि हजारों साल पुराना यह मेला अब तक का सबसे भव्य मेला है। खैर, मैं भी जो देख के आया हूँ, मैंने पहले भी माघ मेला, अर्धकुंभ जैसी चीज़ों का नज़ारा देख रखा है, तो मुझे जो अनुभूति हुई उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भीड़ मच्छर की तरह जा रही है। तब आप गिन नहीं सकते, जैसे आसमान में तारे हैं उसी तरह से प्रयागराज के संगम तट पर आदमी घूम रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि महाकुंभ मेला नामक धार्मिक उत्सव हर 12 साल में उत्तर भारत के प्रयागराज शहर में गंगा यमुना नदियों के तट पर आयोजित होता है। अधिकारियों को इस साल 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जो अमेरिका की आबादी से भी ज़्यादा है। हाल ही में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन बन गया है, जिसे पीएम मोदी की दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी का समर्थन है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह है। चलिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये तो माना कि जो महाकुंभ है ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह है। डेली गजट ने लिखा है
भारत का कुंभ मेला उत्सव बुधवार को समाप्त हो गया। आयोजकों का कहना है कि इसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और मोदी और उनके सहयोगी योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां यह उत्सव आयोजित किया जा रहा है, दोनों ने खुद इस उत्सव में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने उस जगह पर स्नान किया जहां गंगा और यमुना नदियों का जल मिलता है। यह उत्सव बुधवार को महाशिवरात्रि के त्यौहार के दिन समाप्त हुआ। नेशनल जियोग्राफिक ने लिखा है कि भारत में गंगा नदी चमकीले रंगों से सराबोर है, क्योंकि लाखों हिंदू तीर्थयात्री संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं और भक्ति की निशानी के तौर पर गेंदे के फूल अर्पित कर रहे हैं। शाम के वक्त मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत सुनाई देता है और दिन में मंत्रोच्चार होता है। महाकुंभ में इस साल लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों की उम्मीद है, जो नदियों में स्नान करके अपने पापों को धोएंगे। हफिंगटन पोस्ट ने लिखा है, हफिंगटन पोस्ट, कुंभ मेला भारत की 4 पवित्र जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाला तीर्थ यात्रा मेला है। इसमें हर स्थान का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। यह उत्सव 4 जगहों पर 12 साल बाद मनाया जाता है। हालिया कुंभ मेला 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया। इस दौरान लाखों श्रद्धालु धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा हुए थे। महाकुंभ की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, अभी वर्ल्ड मीडिया के बारे में हमने जाना, वर्ल्ड मीडिया ने क्या क्या कहा। अब हम जानेंगे महाकुंभ में किस प्रकार से और भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में। महाकुंभ समापन हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर देश को क्या बातें कही। पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा, इसका शीर्षक था एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। उन्होंने लिखा कि एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमें से कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूँ। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। आज़ादी के बाद भारत की शक्ति के विराट स्वरूप को अगर हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता, तो ये गुलामी के प्रभाव से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। आपको बता दें कि 5 फरवरी को संगम में पहुंचने के बाद कुछ देर बाद मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई थी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देशभक्ति की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे। देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया लोगों ने। और ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। तीर्थराज प्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही देखा जाता है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की प्रेरणा देता है। महाकुंभ ऐसा आयोजन था आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के बड़े आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी अभी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई सूचना दी गई थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं लोग भूल सकते हैं, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन सब लोग पहुंचे थे। वो साधन करके संगम तक पहुंचे। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कार और संस्कृति की वाहक बन चुकी है, इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है, इसे लेकर संकल्पित भी है और समर्पित भी है। इस महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नए रिकॉर्ड को बनाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार को सफाई के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड का महाकुंभ में वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी अवार्ड प्राप्त हो चुका है।
कितने ही लोग कुंभ का या कुंभ से वापसी के बाद गांव-गांव में जो उनका सत्कार हुआ, जिस तरह पूरे समाज ने उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया, वो अविस्मरणीय रहा। ये कुछ ऐसा हुआ है जो बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ जो आने वाली कई कई शताब्दियों की एक नींव रख दिया है। गंगा जी, यमुना जी, हमारी नदियों की स्वच्छता हमारी जीवन यात्रा से जुड़ी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर नदी को जीवन दायिनी माँ का प्रतिरूप मानते हुए हम अपने यहाँ के अनुसार, सुविधा अनुसार नदी उत्सव जरूर बनाएं। ये एकता का महाकुंभ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। इसकी एक वजह यह भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए अंदाजा लगाया था, लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतीयों के इस उत्साह का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। जाति, धर्म, संप्रदाय की भी यहाँ पे थोड़ी चर्चा की गई है। इन्होंने कहा कि जिस तरह एकता के महाकुंभ में हर श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हो या संपन्न हो, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो या विदेश से आया हो, गांव का हो या शहर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुंभ में एक हो गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुट जाना होगा। वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को गढ़ा है। एक नागरिक के नाते अनन्य भक्ति भाव से अपने पूर्वजों का, हमारे ऋषि मुनियों का पूर्ण स्मरण करते हुए एकता के महाकुंभ से हम नई प्रेरणा लेते हुए नए संकल्पों को साथ लेकर चले। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएं। देश सेवा ही देव सेवा है, जीव सेवा में ही शिव सेवा है, और भाव से स्वयं को समर्पित करें। सफाई कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, नाविक हो, वाहन चालक हो, भोजन बनाने वाले हो, सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा से कुंभ मेले में अपना योगदान दिया और इस महाकुंभ को सफल बनाया। प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है वह अतुलनीय है। प्रयागराज के सभी निवासियों का यूपी की जनता का देश आभार व्यक्त करता है। महाकुंभ के दृश्यों को देखकर बहुत प्रारंभ से ही लोगों के मनों में ये भाव जगे, जो पिछले 45 दिनों में और अधिक पुष्ट हुए। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर आस्था अनेक गुना मजबूत हुई है। 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया है, वो अद्भुत है। महाकुंभ 2025 में कई रिकॉर्ड बने। आपको सभी रिकॉर्ड की तरफ धीरे धीरे ले चलते हैं। पहला रिकॉर्ड बना कि अमेरिका की जो आबादी है उससे 2 गुने लोग, लगभग 66 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ पहुंचे। अगर हम देश की आबादियों के क्रम को देखें तो रूस की बात करें तो 14 करोड़, पाकिस्तान 24 करोड़, अमेरिका 35 करोड़, महाकुंभ में 66 करोड़ लोग आए। चीन की आबादी 142 करोड़ और भारत की आबादी 146 करोड़ है। यानी कि दुनिया के तीसरे नंबर टॉप पर प्रयागराज बना रहा। खैर, अगर उसको काउंट करेंगे तो भारत को ऐड करेंगे तो भारत बहुत आगे निकल चुका है। तो बड़ा मज़ेदार डाटा रहा। महाकुंभ शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। इस पर भी लोग हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए थे। 2019 में 24 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। 2025 में ये रिकॉर्ड टूट गया। हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 9 लाख साधु संत नागा और 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहे थे। बड़े बड़े नामों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक और नेपाल के पूर्व सीएम शेर बहादुर देवबा समेत देश विदेश के कई मेहमानों ने संगम में स्नान कर गौरवान्वित अनुभव किया। इस दौरान 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में अब तक 5000 से ज़्यादा वीवीआईपी प्रोटोकॉल जारी हो चुके हैं। हालांकि बाद में वीवीआईपी प्रोटोकॉल को समाप्त किया गया था जब भगदड़ हुई थी। फिर भी जो आ रहे थे, जिनको उस भीड़ में नहीं ले जाया जा सकता, जिनकी सुरक्षा
पर संदेह था या हमारे विदेशी नागरिक थे, उनके लिए उत्तम व्यवस्थाएं की गई थी। 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा था। अहमदाबाद में 25 हेक्टेयर इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बना है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए। 2019 में 3200 हेक्टेयर में 20 सेक्टर बनाए गए थे। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए संगम किनारे 13 किलोमीटर में 42 घाट बनाए गए। इसमें 10 पक्के घाट थे। गंगा यमुना को पार करने के लिए 2213 पाटून से 30 पाटून पुल भी तैयार किए गए। 2019 में 22 पुल बनाए गए थे। 2025 में 30 पाटून पुल थे। सड़क बनाने के लिए 651 किलोमीटर लोहे की चकर्ड प्लेट बिछाए गए। इनमें से 2 हाईवे और 200 नई सड़कें बनाई गई। 4500 टन लोहे से बेला गछार में एक अस्थायी स्टील ब्रिज भी बनाया गया। 4 लाख से ज़्यादा तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए थे। अखाड़ों और साधु संतों के लिए 85 बड़े पंडाल और 50 से ज़्यादा अस्थायी आश्रम बनाए गए थे। बाबा और सन्यासियों के लिए अलग से 500 टेंट बनाए गए थे। मेले में 10 लाख कल्पवासियों के रहने के लिए 4 लाख तंबू बनाए गए थे। वीआईपी टेंट सिटी में 150 महाराजा टेंट बने। 1500 सिंगल रूम, 400 फैमिली टेंट और डोम सिटी भी बनाई गई थी। मेले में 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। इनमें से 300 मोबाइल टॉयलेट थे। 2019 में 1.5 लाख टॉयलेट बने थे। 2019 में 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 और वहीं 2025 में 1,50,000 टॉयलेट बनाए गए। बिजली सप्लाई के लिए 1532 किलोमीटर लंबी लाइन खींचकर 4.71 यानी कि 4.71 लाख कनेक्शन दिए गए। 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई। 85 अस्थायी बिजली घर और 170 बस स्टेशन बनाए गए। 13,830 ट्रेनों से लगभग 30.2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ के लिए 13,830 ट्रेनें चलाई गई थी। देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनों की अगर बात करें तो ये प्रयागराज पहुंची थी। दुनिया में पहली बार ऐसा इंसानी मूवमेंट देखा गया। फ्लाइट की बात करें तो प्रयागराज के लिए 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट और 30 शहरों से कनेक्टिव फ्लाइट आई थी। महाकुंभ के दौरान 2800 से ज़्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची, जिनमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की बात की गई। 650 से ज़्यादा चार्टर्ड जेट उतरे। 11 फरवरी को रिकॉर्ड 71 चार्टर्ड जेट उतरे थे। प्रयागराज पहुंचने के लिए यूपी रोडवेज की बसों ने 1,32,000 से ज़्यादा चक्कर लगाए। शहर के अंदर 13 रूटों पर 750 शटल बसें चलीं, जो हर 2 मिनट में उपलब्ध रहीं। 27 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने शटल बस से यात्रा की। रोजाना औसतन 80,000 वाहन प्रयागराज में आए। 50,000 सुरक्षाकर्मी और 2700 कैमरों से महाकुंभ की निगरानी की जा रही थी। महाकुंभ मेले के लिए 56 थाने और 144 चौकियां बनाए गए। 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए थे। कुल 50,000 सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे, इसमें पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, एसटीएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एयरफोर्स आदि के जवान शामिल थे। आपको पता है कि बीएसएफ कहीं पर लगाई नहीं जाती है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो देश के बॉर्डर पर होती है, वो भी यहाँ पर लगाई गई थी। आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी चाक चौबंद थी। आपने देखा होगा आग लगने की घटना या भगदड़ की घटना हुई। आग लगने से तो कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन भगदड़ की घटना में 30 लोगों से के आसपास मरने की खबरें निकल के हैं। और एक दिल्ली में मामला आया जहाँ पे भगदड़ में कुछ लोग सैकड़ों की संख्या में लोग शायद मारे गए थे। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ मानवीय गलतियों से चीज़ें हुई या किसी की एक गलती की वजह से। दिल्ली वाले मामले में क्या हुआ था कि प्लेटफॉर्म चेंजिंग के चक्कर में भगदड़ मची थी। एक सीढ़ी पर ज़्यादा लोड हो गया था। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 2000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए। फायर ब्रिगेड की 351 गाड़ियाँ, 50 से ज़्यादा फायर सेंटर और 20 चौकियाँ बनाई गई। करीब 700 नावों के साथ 3800 जल पुलिस कर्मी तैनात किए गए। मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल बने। 6 लाख लोगों का इलाज किया गया। 125 एम्बुलेंस के साथ एयर एम्बुलेंस और रिवर एम्बुलेंस भी तैनात रही। महाकुंभ क्षेत्र के अस्पतालों में करीब 6 लाख लोगों का इलाज किया गया। केंद्रीय अस्पताल में 20 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 250 से ज़्यादा मरीजों के आईसीयू में जान भी बचाई गई। 1.34 लाख लोगों को मुफ्त चश्मे दिए गए और 1500 लोगों के नेत्र दान का संकल्प भी लिया गया। 4 लाख डस्टबिन लगे। 11,000 कर्मियों ने सफाई की। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में रोजाना 600 मीट्रिक टन कचरा निकला।
11,000 से ज़्यादा कर्मियों ने महाकुंभ की सफाई का जिम्मा भी संभाला। 12-12 लोगों की 800 सफाई टीमें बनाई गई। ये सबसे बड़ा सफाई अभियान भी माना गया। 4 लाख से ज़्यादा डस्टबिन लगाए गए। हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन था। गंगा यमुना की सफाई को मॉनिटर करने के लिए 1500 गंगा सेवा दूत तैनात किए गए थे, जो गंगा की लगातार सफाई कर रहे थे, कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे नदी के अंदर। मेला क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के लेन देन का अनुमान लगाया गया, यानी कि जो मेला में सामान खरीदे गए। यूपी सरकार ने महाकुंभ पर 7,500 करोड़ खर्च किए, जिसमें 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे। इस आयोजन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का अनुमान था। मेला प्राधिकरण ने 8,000 से ज़्यादा दुकानों का अलाटमेंट कर 44.98 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि जो दुकानें लगाने के लिए अलॉटमेंट थे उसके लिए चार्ज लिया गया और उससे लगभग 44.98 करोड़ यानी कि लगभग 45 करोड़ रुपए कमाए गए। कुंभ में औसतन 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होने का अनुमान देखा गया था। मेला क्षेत्र में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होने का अनुमान था। यूपी सरकार को टैक्स, किराए जैसे माध्यमों से 25,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई का अनुमान है। यानी कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो टोल टैक्स है, बहुत सारी चीज़ों पर ये सारे कमाई की बात है। होटल इंडस्ट्री से 40,000 करोड़ और खाने पीने की दुकानों से 20,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान हुआ है। जैसे होटलों में लोग रुके हैं तो होटल भी टैक्स जमा करता है, दुकानों से सामान खरीदे गए तो वो भी जीएसटी वगैरह लगता है। तो सरकार को हर तरीके से कमाई हुई। और अगर आपको बात करें, प्रसाद हुआ, तेल हुआ, दीपक हुआ, अगरबत्ती, किताबों जैसे धार्मिक सामानों से 20,000 करोड़ की कमाई का अनुमान माना गया। टूर गाइड, ट्रैवल पैकेज से 10,000 करोड़ और ट्रांसपोर्ट से 10,000 करोड़ की कमाई का अनुमान आंका गया। 21,000 लोगों के एक साथ झाड़ू लगाने के भी 4 रिकॉर्ड बने। 14 फरवरी को 329 सफाई कर्मियों ने एक साथ महाकुंभ में अलग अलग घाटों पर गंगा और यमुना नदी की सफाई कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 फरवरी को 21,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 2019 में के कुंभ में 10,000 सफाई कर्मियों ने ये रिकॉर्ड बनाया था। 25 फरवरी को 550 से ज़्यादा शटल बसें चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 2019 के कुंभ में 500 बसें चलाई गई थी। 25 फरवरी को ही हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड बना। इसमें कैनवास पर 10,000 से ज़्यादा लोगों के हाथ के निशान लिए गए थे। यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में महाकुंभ एकदम झक्कास निकल के सामने आया। महाकुंभ में लगातार कंट्रोवर्सियां भी रही और वहाँ के जल को लेकर एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया, पानी को लेकर, कि पानी नहाने योग्य नहीं है। बहुत सारी बातें की गई जिस पर विपक्ष ने भी बड़ा हल्ला बोला और राज्यसभा से लेकर विधानसभा में इसकी चर्चा उठी, मीडिया में बातें फैली। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बोला कि पानी पीने लायक है, अगर कोई इससे पी ले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें निकल के आई और बहुत सारे और एजेंसियों ने इस पर जांच रिपोर्ट बाद में लगाई और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। महाकुंभ के समापन के अवसर पर एक और नज़ारा देखने को मिला, जब बुधवार को दोपहर वायुसेना के विमानों की तेज गर्जना लोगों के कानों में पड़ी। श्रद्धालुओं ने आसमान की ओर देख गर्व और उत्साह के साथ तालियां बजानी शुरू की। साथ ही साथ इस दौरान लोगों ने जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव के साथ मोदी योगी के भी जयकारे लगाने लगे। इसी के साथ वायुसेना के एयर शो के फोटो और वीडियोज बनाकर श्रद्धालु सोशल मीडिया पर भी शेयर करने लगे। वायुसेना के अधिकारी के अनुसार महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं का अंतिम स्नान पर्व पर संगम क्षेत्र के ऊपर भव्य एयर शो करके अभिवादन किया गया और इसका समापन भी किया गया। सुखोई AN-32 और चेतक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस पावन अवसर पर जहां गंगा तट पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु लोग डुबकी लगा रहे थे, वहीं आकाश में ये हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ चेतक हेलीकॉप्टर, ये आसमान से श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। इस ऐतिहासिक पल ने श्रद्धालुओं को रोमांचित भी किया। वहीं महाकुंभ से जुड़े बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो लोगों को सुनने में आई। कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पे नकली सामान बेचते हुए भी पकड़े गए। साथ ही साथ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो वहाँ पे महिलाओं के नहाते हुए वीडियो उतारने की कोशिश किए और उसे सोशल मीडिया पर डालकर पैसे कमाने के लालच में
आगे बढ़े। खैर, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया, गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस प्रकार से जो वीडियोस थे उनको डिलीट कराया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में कई सारी अनियमितताओं की भी बात की गई, जिनमें बाइकर्स के द्वारा लोगों से ज़्यादा पैसे वसूलना, वहाँ के ऑटो वालों से। तो ये सब चीज़ें देखिए लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ढेर सारे पैसे कमा ले और लोगों का फ़ायदा उठाता है। आप भी जब भी एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे राज्य में जाते होंगे या किसी शहर में जाते होंगे, वहाँ पर आपसे 10 रुपये का जहाँ किराया लगता है, वहाँ से आपको 50 या 100 रुपये देने पड़ते हैं। और ये कुछ दिनों की बात होती है और जिसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 दिन तक चले महाकुंभ के समापन पर जो वहाँ के सफाई कर्मी थे, जो वहाँ के कर्मचारी थे, उन लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। साथ ही साथ महाकुंभ के समापन पर योगी ने सबसे पहले अरैल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन किया और सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर योगी आदित्यनाथ ने खाना खाया। साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। और सीएम योगी ने इस पर कहा कि कल महाकुंभ की पूर्णाहुति हुई है। आस्था का इतना बड़ा समापन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई। खैर, घटना नहीं हुई ये तो जग जाहिर है कि घटना छोटी बड़ी हुई थी। और वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए थे, फिर भी वे घटनाएं उजागर नहीं कर पाए। दुष्प्रचार का कोई मौका उन्हें नहीं मिला और ना ही उन्होंने छोड़ा। जो भी मौका मिला उनको लपक लिया। योगी ने कुछ बड़े ऐलान भी किए, जिससे वहां पर कार्य करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली। स्वच्छता कर्मियों को 10,000 रुपये का बोनस मिलने की बात की गई। स्वच्छता कर्मियों को 8 से 11,000 रुपये महीने के मिलते थे। अप्रैल से ये बढ़ाकर 16,000 रुपये देने का वादा किया गया और 5 लाख रुपए का बीमा भी दिया गया। यानी कि अब इनकी सैलरी 16,000 हो जाएगी, साथ ही साथ इन्हें 5 लाख रुपए का बीमा भी प्राप्त होगा। नाविकों का रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई, 5 लाख का बीमा होगा। साथ ही साथ गरीब नाविकों को नाव खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। महाकुंभ में ड्यूटी देने वाले 75,000 जवानों को हफ्ते भर की छुट्टी भी दी जाएगी और 10,000 रुपये स्पेशल बोनस भी दिया जाएगा। महाकुंभ सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो चीज़ें थी इनको अब आपको जान लेनी चाहिए। महाकुंभ से जुड़ी हुई सारी बड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी और बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। अखिलेश यादव ने, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके शासनकाल में 2013 में जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उस समय आजम खान मेला प्रभारी हुआ करते थे। मेला का प्रशासन उन्हीं के हाथों में था। तब भी कई बड़ी घटनाएँ घटी थी, जिनमें प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर उसी तरह की भगदड़ हुई थी जिस प्रकार की भगदड़ दिल्ली में आपने देखा था और उसमें भी दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई चीज़ों को यहाँ पे दोहराया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि जो धन प्राप्त हुए हैं उसे मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति और घायलों के उत्तम उपचार के लिए लगाना चाहिए। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है और इसमें से कुछ पैसा जो हज़ारों लोग लापता हैं उनको खोजने और घर पहुंचाने के लिए रखना चाहिए। और खुद कमाई में से हर उन दुकानदारों के घाटों की पूर्ति की जाए जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बदइंतजामी की वजह से मेले में दुकान लगाकर घाटा उठाया, और कुछ रकम समस्त मेला कर्मियों को होली के बोनस के रूप में देने की घोषणा की जानी चाहिए। हालांकि वो तो हो गई है। महादानी सम्राट हर्षवर्धन से प्रेरणा लेते हुए अधिकांश धन प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दान कर देना चाहिए। लाखों करोड़ों की राशि में से कुछ पैसा सत्य बोलने की प्रेरणा देने वाले और नैतिकता सिखाने वाले किसी आत्म सुधार के सत्यनिष्ठ संस्थान के निर्माण के लिए देना चाहिए। और इन सब के बाद भी अगर कुछ धन बच जाए तो उन मीडिया कर्मियों और कैमरामैनों को दिया जाए जिन्होंने आपके कहने पर कैमरा वहां नहीं लगाया जहां महाकुंभ के गोरख धंधे के सच का भंडाफोड़ करती हुई सच्ची तस्वीरें निकल के। खैर, अखिलेश यादव यही सब बातें करके अपना करियर बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने हिंदुत्व या हिंदू परंपराओं के ऊपर उन्होंने इस प्रकार के कटाक्ष किए, जिसके बाद उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। महाकुंभ की कहानियां मैंने आपको सुनाई थी, तो उसका शुरुआत अगर मैंने किया था तो उसका अंत भी करना मेरा दायित्व था। जय नमस्कार, भारत माता की जय।